क्लास में मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें आपको पूरा मिडेवल हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो बस जल्दी से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें और कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी लोग आ गए हैं, जिससे कि ये जो क्लास है वो स्टार्ट हो सके। गुड इवनिंग धाकड़ मोटिवेशन, गुड इवनिंग विधि जाट, गुड इवनिंग अवेज कुरैशी, गीता विश्वकर्मा, स्वागत है। आप लोग क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि गुड इवनिंग हिमांशी मुदगल, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए जिससे कि क्लास कंटिन्यू हो सके। गुड इवनिंग साक्षी जैन, स्वागत है आपका सभी का। गुड इवनिंग ज्योति गुप्ता, गुड इवनिंग तृप्ति रजक। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें और हम लोग जो है आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिडेवल हिस्ट्री। गुड इवनिंग प्रज्ञा नेमा, ज्योति गुप्ता। कल क्लास थी बट टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और खुश रहो सारंग, हेलो अक्षत शर्मा, विशाल रघुवंशी, निकिता गोयल। चलिए तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नमस्कार लोकेंद्र, हेलो विधि जाट, स्वागत है। चलिए तो बच्चों आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास को शुरू कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, भारत पर अरबों के आक्रमण से। देखिए कल आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दी थी और आज हम लोगों का टॉपिक होगा यहाँ से, यानी हम लोगों को आज बेसिकली ये टॉपिक पढ़ना है। आपने देखा होगा इस टॉपिक से इस साल यानी MPPSC प्री में भी एक क्वेश्चन आया है, जो आपका अभी 25 को पेपर हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन आया है। तो भारत पर अरबों का आक्रमण किस तरीके से हुआ, क्या कहानी उसकी रहती है, तो हम लोग इसकी पूरी शुरुआत से जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पहले आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, है ना। और उसके बाद जो भी आपके प्रश्न होंगे मैं आप सभी के प्रश्न लूँगा। पहले आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों को लूँगा। तो सबसे पहले हम एक खाली स्लाइड पर इस पूरी कहानी और घटनाक्रम को समझते हैं। आइए चलिए, तो शुरुआत कैसे होती है ज़रा इस पर प्रकाश में डालने का काम कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि इस्लाम जो धर्म का उदय होता है, एक बेसिक आपको जानकारी कि इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की गई और इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? हज़रत पैगंबर मोहम्मद, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की और उनके द्वारा इस्लाम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन 632 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो गई, 632 में जो है उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद जो इस्लाम जगत का नेतृत्व जिन लोगों ने किया वो लोग कहलाते थे खलीफा। कल मैंने आपको यहीं से बताया था, दोबारा से आपको बता रहा हूँ जिससे आपको स्टोरी समझ में आ जाए। यानी पहले दुनिया भर के जो मुसलमान थे उनका नेतृत्व कौन करते थे? पैगंबर साहब। तो पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी थे वही खलीफा कहलाए। ये वर्ड आप याद रखिएगा क्योंकि बार बार आपको इस शब्द से ये शब्द आपको मिलेगा कि खलीफा कौन होते थे। तो मुसलमानों का धार्मिक और जो राजनीतिक नेता होता था, सबसे बड़ा सर्वोच्च जो लीडर होता था, उसे खलीफा कहते थे। तो पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात ये जिम्मेदारी किसके पास आ गई? खलीफा के पास आ गई कि वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करे। तो खलीफाओं के नेतृत्व में इस्लाम यूरोप की तरफ फैल जाता है, यानी यूरोप में इस्लाम का प्रचार हुआ। इस्लाम का प्रचार अफ्रीका में हुआ और इसी समय अरबों की जो नज़र है वो भारत पर पड़ती है और फिर जो है भारत की तरफ जो है यानी एशिया में जो है इन लोगों का, हम लोग भारत की बात करेंगे, भारत में इनका प्रचार प्रसार होता है। तो भारत में अरबों का आक्रमण किस तरीके से होता है, इस घटनाक्रम को हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो इस्लाम धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हज़रत पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने इसको, इस्लाम को फैलाया यूरोप, भारत और अफ्रीका। भारत में ये किस तरीके से पहुंचा, इसी पर हम लोग जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए आप लोगों से एक
छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ कर कमेंट करिएगा, और आपके कमेंट करने से आपके संस्कार आपके सामने आएंगे। थोड़ा सा शिष्टाचार का ख्याल रखिएगा। प्लस पर क्लासेस चलती हैं, कौन कह रहा है कि प्लस पर क्लास नहीं चलती है? ठीक है, क्लास अभी शुरू हुई है, पहले आप थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। प्लस पर अलग क्लास चल रही है, ये भी क्लास है और इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ता है तो वो देखिएगा कि यानी अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण की शुरुआत किस तरीके से होती है। तो इसमें आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, और आप इस डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कृपया करके आप पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा दक्षिण भारत का एक हिस्सा है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो है सिंध का इलाका था। कौन सा इलाका था? सिंध राज्य, जिस राज्य की हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो मेन है कि पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएं, उसके बाद तो आपको पूरी कहानी जो है व्यवस्थित तरीके से पता है। बेटा ये सारी बातें आप लास्ट में करना कि इसका क्या होगा, इसका इतने नंबर आ रहे हैं, ये सारी बातें पहले जब लेक्चर चल रहा हो और जब आपको पढ़ाया जा रहा हो तो आपका पहला प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप पहले उस लेक्चर को ध्यान से सुनें, और बाकी के आपके जितने भी सवाल हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं वो या लास्ट में पूछें या पहले पूछें। अब जब क्लास शुरू हो गई है तो प्लीज़ आप क्लास पर फोकस कीजिए। आप समझ रहे हैं बात को या नहीं? तो यहाँ पर एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है, आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो ये श्रीलंका था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्थिति इस प्रकार थी, इसको भी ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ये सिंध से लगे हुए थे मकरान, जो कोस्ट हैं इनको मैंने यहाँ पर मकरान नाम दे दिया, मकरान तट कहते हैं, सिंध से ही लगे हुए थे। और इसके बाद जो देश था उसका नाम था ईरान। यहाँ पर ईरान है, और ईरान के पीछे की तरफ एक देश था जिसका नाम था इराक। और अब आपकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक्चुअली में इराक में चल क्या रहा है इस समय? इराक का जो गवर्नर था उसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? इराक का गवर्नर था, उसका नाम था अल हज्जाज, अल हज्जाज। और इसी समय जो मिस्र, आपने सुना होगा, मिस्र जो देश है, मिस्र देश की जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम था दमिश्क। और इस दमिश्क शहर में, जो मिस्र में था, इस दमिश्क शहर में रहता था खलीफा। और इस समय जो खलीफा थे उनका नाम था उमर। क्या नाम था? वाहिद नाम के खलीफा थे, वाहिद नाम के खलीफा थे। ठीक है, कि कौन खलीफा थे? वाहिद नाम के खलीफा थे। तो इन घटनाओं को थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से आपको देखना है। ये जो मैंने आपको पूरा एक पेन से दिखाया है इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अरबों का साम्राज्य था। ये अगर आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, अफ्रीका के इन भागों से लेकर इन पूरे हिस्सों में जो आप एक ही कलर से देख रहे हैं, ये सब अरबों के साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए मैंने इस पेन से इसको दिखाया है। अब आपके दिमाग में एक बहुत पहला प्रश्न आता है, उस प्रश्न को भी हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर भी चर्चा हो जाए तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकेंड, कि अरबों का जो आक्रमण हुआ है, अरब आक्रमण, आप लोगों को सभी को ये स्लाइड पर ये इंक दिख रही है अच्छे से, अरब आक्रमण। तो अरबों के आक्रमण को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा ओके, ये वाला कलर आपको क्लियर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, रेड ले लेते हैं हम लोग। अरबों के आक्रमण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम को तो आप सभी जानते हैं, जिसके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 में सिंध पर आक्रमण किया गया था। ये आपको सबको याद है, 712, ठीक है, आक्रमण किया था। और कहाँ किया था? सिंध पर। लेकिन एक छोटा सा विवाद ये रहता है, क्या मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी किसी ने सिंध पर आक्रमण किया था? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। देखिए, सबसे पहले सिंध पर तो नहीं किया गया था, परंतु भारत पर जो आक्रमण किया गया था सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम भारत पर जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था 634 में। सर्वप्रथम भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था बच्चों? तो अरबों का आक्रमण हुआ था 634 एडी में।
ये आक्रमण उन्होंने किया था समुद्री सीमा से लगे हमारा जो बम्बई के नज़दीक एक शहर है जिसका नाम है थाने। थाने आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था, परंतु अरबों का ये आक्रमण असफल रहा। इसके बाद उन्होंने आक्रमण किया था 636 में। 636 का ये आक्रमण भी इनका असफल रहा। फिर उन्होंने 659 में आक्रमण किया, ये भी असफल रहा। फिर 705 में आक्रमण किया और ये भी असफल रहा। यानी अरबों द्वारा लगातार भारत पर आक्रमण किए गए थे भारत को जीतने के लिए। तो पहले तो आपको जो चीज़ याद रखनी वो ये याद रखनी है, क्या मोहम्मद बिन कासिम ही पहला आक्रमणकारी था? नहीं, ये पहला आक्रमणकारी तो नहीं था, परंतु हाँ, ये सफल आक्रमणकारी जरूर माना जाता है। यानी भारतीय क्षेत्रों को जीतने वाला जिसने सिंध पर अपनी सत्ता स्थापित की वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरबों द्वारा भारत पर सबसे पहले कब आक्रमण किया गया, तो आपको बताना 634 एडी में बम्बई के नज़दीक जगह है थाना, वहाँ पर किया गया था। परंतु अरबों के इस आक्रमण को विफल कर दिया था दक्षिण भारत के चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल जो है हम क्रमबद्ध तरीके से जो है समझते हैं। तो सक्सेसफुल किसका माना जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम का। और उससे पहले भी कई आक्रमण हो चुके थे, परंतु वो भारत को जीत नहीं पाए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला अरबों का आक्रमण कब हुआ था, ऑप्शन में 634 एडी दिया है, तो वो सही माना जाएगा। लेकिन पहला सफल आक्रमणकारी कौन था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। आपको नोट्स अभी दिखाऊंगा, उसमें सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखा है। ये आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? कोई डाउट है इससे? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी अरबों का पहला आक्रमण 634 एडी में बंबई के नजदीक थाने पर हुआ था। किस खलीफा के समय हुआ था? नोट्स में नाम लिखा हुआ है, खलीफा उमर के समय यह आक्रमण किया गया था। परंतु अरबों के द्वारा ये जो अभियान थे वो असफल रहे, क्योंकि भारत में इस समय राजपूतों का शासन था और भारत की 3 शक्तियों ने अरबों को खदेड़ा है। उन 3 शक्तियों का नाम, एक का नाम प्रतिहार था जो बहुत ही शक्तिशाली थे, दूसरे थे राष्ट्रकूटा और तीसरे जो लोग थे जिनका नाम था चालुक्य। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आखिर ये लोग क्यों सक्सेस नहीं हो पाए उस समय, तो इन 3 राजपूत शक्तियों ने अरबों को भारत से खदेड़ दिया था, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और चालुक्य। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किस तरीके से होता है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और ये कहानी पर जरा जोर डालिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इराक। देखिए इस समय दुनिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम जो लीडर होता है उसका नाम खलीफा है। खलीफा कहाँ रहता था? दमिश्क नामक शहर जो कि मिस्र में था। तो मिस्र की जो राजधानी थी इस समय दमिश्क थी और वहां पर खलीफा रहते थे और खलीफा का नाम क्या था? वाहिद। क्या नाम था? वाहिद। कहीं पर वाजिद भी मिलता है। वाहिद यहाँ के खलीफा थे और उनकी पूरी इस्लामिक सत्ता थी और उन्हीं के इराक के गवर्नर थे जिनका नाम था अल हज्जाज। यानी अल हज्जाज केवल खलीफा का एक गवर्नर मात्र था जो इराक में शासन कर रहा था। इराक का जो गवर्नर था वो मात्र एक क्या था? खलीफा का एक अधिकारी था जो वहां पर शासन कर रहा था। अब इसी समय यहाँ पर क्या होता है, एक घटना घटती है और उस घटना पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। कहते हैं कि श्रीलंका का जो राजा था वो जो है इस्लाम धर्म से प्रभावित हो गया और उसने क्या किया कि खलीफा के सम्मान में एक जहाज भरकर कुछ तोहफे भेजे। और ये जो जहाज था, इस जहाज में हीरे जवाहरात और कुछ मुस्लिम युवतियां भी जा रही थी। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में जो अरबों के व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे तो वहां पर कुछ अरबी व्यापारियों की मृत्यु हो गई थी, तो उनके जो फैमिली वाले थे उनको इस जहाज में बिठालकर और श्रीलंका के राजा ने खलीफा के सम्मान में अपना एक तरीके से अपना नमस्ते बोलने के लिए, उनको प्रणाम बोलने के लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात भेजे। तो यहाँ से जो आप देखेंगे अरब सागर लगा हुआ है भारत के पश्चिमी तट पर। ये जहाज अरब सागर से होते हुए जब ये गुजर रहा था तो ये कहाँ जा रहा था? इसमें कुछ तोहफे जाने थे जो इराक के शासक अल हज्जाज के पास जाने थे और कुछ तोहफे इसके कहाँ जाने थे? खलीफा के पास जाने थे। यानी इस जहाज में जो वस्तुएं थी वो 2 जगह पर जानी थी, एक तो अल हज्जाज के पास और एक खलीफा के पास। ठीक है, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जब ये जहाज गुजर रहा था तो यहाँ पर जो सिंध राज्य था, कौन सा राज्य था बच्चों? जो सिंध राज्य था, उस सिंध राज्य में एक बंदरगाह था और उस बंदरगाह का नाम था, बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था यहाँ का, इसका नाम था देवल बंदरगाह। क्या बोलते हैं बच्चों? देवल बंदरगाह। तो आपसे पूछा जाए देवल बंदरगाह किस राज्य का था, तो देवल बंदरगाह है सिंध राज्य का। तो इस देवल बंदरगाह के नजदीक डाकुओं द्वारा जो है इस जहाज को लूट लिया गया। किसको लूट लिया गया? डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिया गया, जो इस आक्रमण का तात्कालिक कारण बनेगा। यानी अरबों द्वारा जो सिंध पर आक्रमण किया गया उसका तात्कालिक कारण क्या बनेगा? डाकुओं द्वारा जहाज को लूटा जाना। तो ये जहाज कहाँ लूटा गया?
ये लूटा गया था देवल बंदरगाह पर। कहते हैं इस देवल के आसपास कुछ संगार नाम के डाकू रहते थे, संगार कहते थे उनको, मेड़ कहते थे, संगार, मेड़, और जाट नाम के जो हैं कुछ समूह रहते थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे और लुटेरे थे, और इन लोगों के द्वारा देवल बंदरगाह के नजदीक इस जहाज को लूट लिया गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये कहानी पूरी आपको समझ में आ गई? जहाज श्रीलंका से जा रहे थे, इराक और मिस्र जाना था उनको, और इन जहाज़ों को देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया डाकुओं के द्वारा। वो डाकू कौन कौन से थे? संगार, मेड़ और जाट नामक लड़ाकू जाति थी जिन्होंने इन बंदरगाहों को इन बंदरगाह पर, देवल बंदरगाह पर जहाज को लूट लिया। जब ये जहाज लूटे गए और इस लुटने की खबर अल हज्जाज के पास पहुंची तो बहुत नाराज हुआ वो। अब वो ये बात जो है खलीफा को बता नहीं सकता था। भाई अगर वो ये बात बताए कि भाई खलीफा के लिए जो सामान आ रहा था उसे डाकुओं ने लूट लिया, तो खलीफा नाराज होगा और अल हज्जाज को पद से हटा देगा। तो अल हज्जाज टेंशन में आ गया। अल हज्जाज ने कहा कि खलीफा के क्रोध से मुझे बचना है, तो उसने क्या किया कि इस समय जो सिंध का राजा था, ध्यान से सुनिएगा, सिंध में चच नामक एक डायनेस्टी शासन करती थी। चच नामक एक वंश था, ये ब्राह्मण जाति का वंश था, और इस चच नामक वंश के जो राजा थे उन राजा का नाम था दाहिर। क्या नाम था बच्चों? दाहिर नाम था, दाहिर, जो कि सिंध के राजा थे। तो सिंध में किसका शासन था? चच वंश के राजा दाहिर का शासन था। ये ब्राह्मण वंश था, बेसिकली कौन थे? ये ब्राह्मण थे। तो दाहिर को अल हज्जाज के द्वारा एक पत्र लिखा गया और उस पत्र में ये कहा गया कि जो मेरे जहाज लूटे गए हैं आप उनका भरपाई कीजिए, उनका हर्जाना दीजिए और उन डाकुओं को पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। जब दाहिर को ये पत्र मिला तो दाहिर ने इसका जवाब इस तरीके से दिया कि देखिए वो डाकू हैं और उन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है और मैं उन्हें दंड देने में असमर्थ हूं क्योंकि वो मेरे राज्य को भी लूटते हैं। जब दाहिर द्वारा ये रिप्लाई किया गया कि मैं उनको दंड देने में असमर्थ हूं, उन्हें पकड़ने में असमर्थ हूं, तो इस जवाब को सुनकर अल हज्जाज बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। यानी दाहिर का जवाब सुनकर अल हज्जाज बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसे गुस्सा आ गया और उसने सिंध पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेज दी। तो भारत पर अरबों द्वारा जो आक्रमण किया गया उसका तात्कालिक कारण था अरबों के जहाज़ों को सिंध के देवल बंदरगाह पर डाकुओं द्वारा लूटा जाना। कोई डाउट? यहाँ तक अगर कोई आपका प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्न को ले रहा हूँ। यानी अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था? अभी आपको पीडीएफ में भी पूरा दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब यहां से आपको एक चीज और समझनी है, कृपया इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये हमारा भारत है, ठीक है, इस तरीके से आप देखें तो ये भारत में अगर आप ये देखेंगे तो हम लोग बात कर रहे थे सिंध राज्य की। किसकी बात कर रहे थे बच्चों? सिंध राज्य की। तो जैसे कि ये रहा सिंध राज्य आपका। अब सिंध पर आक्रमण करने के लिए दाहिर अपनी वो इराक का जो शासक है, कहाँ का शासक है बच्चों? इराक का। इराक का जो शासक है अल हज्जाज, वो अपनी सेना भेज रहा है। तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने अटैक करने के लिए 2 लोगों को भेजा। 711 ईस्वी में अल हज्जाज के द्वारा, जो कि इराक का गवर्नर है, उसके द्वारा 2 लोगों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया अल हज्जाज के द्वारा। एक सेकेंड, ये होता है थोड़ा यहाँ पर इरेज करने की समस्या थोड़ी सी ज़्यादा है। अल हज्जाज, क्या नाम है बच्चों? अल हज्जाज, ठीक है। तो अल हज्जाज ने 2 लोगों को भेजा। एक का नाम था उबैदुल्ला, क्या नाम था? उबैदुल्ला। और एक का नाम था, एक जमीन के रास्ते से और एक समुद्र के रास्ते से। 711 में 2 लोगों को भेजा। एक का नाम था बुदैल। जब ये दोनों आए तो इन दोनों ने जब आक्रमण किया, परंतु इन दोनों को जो है दाहिर की सेना ने जो है खदेड़ दिया और आखिरकार ये दोनों असफल होकर लौट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। तो 711 में पहले किसे भेजा? उबैदुल्ला को जमीनी रास्ते से और बुदैल को समुद्री रास्ते से देवल यानी सिंध राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु ये दोनों जो हैं आक्रमणकारी विफल हो जाते हैं। इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए प्लीज, इस प्रश्न को देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कृपया करके पूछिए। यानी इराक का जो गवर्नर था अल हज्जाज, उसने पहले आक्रमण के लिए किसे भेजा? 711 में उबैदुल्ला को भेजा जमीनी रास्ते से, और 711 में ही बुदैल को भेजा समुद्र के रास्ते से, परंतु ये दोनों असफल रहे। राजा दाहिर की जो सेना थी उन्होंने इन्हें खदेड़ दिया और आखिरकार ये दोनों निराश होकर लौट जाते हैं।
यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब क्या होता है, ये दोनों असफल हो गए। जब ये दोनों असफल हो गए तो जो आपका अल हज्जाज था वो बहुत क्रोधित हुआ। तब उसने अपने 17 वर्षीय एक भतीजे को, जो बहुत ही ज़्यादा योग्य था, 17 वर्षीय अपने भतीजे को युद्ध के लिए भेजा और उसका नाम आप सब जानते हैं, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम पहली बार भारत पर आक्रमण नहीं करता, परंतु क्योंकि इसके द्वारा भारतीय क्षेत्रों को पहली बार जीता गया था, इसलिए आपको याद रखना है। अब मोहम्मद बिन कासिम आया और इसने 712 एडी में, कब? 712 ईस्वी में सबसे पहले जिस जगह पर अपना गुस्सा निकाला उस जगह का नाम था बच्चों देवल बंदरगाह। किस जगह पर अपना गुस्सा निकाला? तो सबसे पहले आते ही उसने जो है 712 एडी में देवल बंदरगाह पर लूटमार मचा दी, काटमार मचा दी। 3 दिन तक उसने देवल बंदरगाह में इतनी हत्याएं की कि आप सोच नहीं सकते। यानी आते ही पूरा गुस्सा देवल बंदरगाह पर निकाल दिया और 3 दिन तक लोगों को मारता रहा। 3 दिन तक लोगों को जो है ये समझ में आया आप लोगों को? तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले कौन आया था? बुदैल और उबैदुल्ला आए थे, परंतु वो असफल रहे थे 711 में। और पहला जो सफल आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में जो है सिंध के देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया और 3 दिन तक वहां पर लूटमार की। बेटा 711 में ही हमला कर दिया अबेश, तो 711 में ही होगा ना। ये सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को? चलिए देखिए, आप लोग पूरे लेक्चर पे अगर फोकस करेंगे तो जिस तरह के आप सवाल पूछ रहे हैं वो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप प्लीज़ क्लास पे फोकस कीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी भारत पर आक्रमण हो चुका था, परंतु वो आक्रमण असफल रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल आक्रमणकारी था जिसने सिंध के पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते, वरना मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो कई सारे हमले किए गए थे, उन हमलों में उन्होंने क्या किया था, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाइए, ये आप देखिए। जैसे कि आपको ये दिखाया था मैंने, ये ईरान का हिस्सा देख रहे हो, मकरान का। एक्चुअली में ईरान से लेकर जो इराक का जो एरिया है ना, ये वाला ईरान से लेकर जो मकरान तक का इलाका था, यहाँ पर अरबों का अधिकार ऑलरेडी हो चुका था। यानी केवल सिंध को छोड़कर मकरान तक अधिकार वो मोहम्मद बिन कासिम से पहले कर चुके थे। यानी मोहम्मद बिन कासिम केवल आकर सिंध पर आक्रमण करेगा, मकरान तक तो उनका अधिकार हो चुका था। और जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने के लिए आया तो मकरान में उनका एक अधिकारी था मोहम्मद हारून, उसने उन्हें सपोर्ट किया और तब जाकर जो है सिंध राज्य पर अटैक किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ से देखिए क्या होता है। आप ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पूरा आपको पढ़ाया है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 634 और 36 ईस्वी में खलीफा उमर के समय मुंबई के नज़दीक थाने पर हुआ था, परंतु असफल रहा। उसके बाद लगातार अरबों द्वारा भारत को जीतने का प्रयास किया गया, परंतु अरब सफल नहीं हुए। 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। उसके बाद 711 में ही बुदैल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहे। इसके बाद पहला जो सफल आक्रमण हुआ, या जो पहला जिसने बहुत बड़े क्षेत्र को जीता, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था, सब आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप कुछ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 712 में जो है पहली बार जो है सिंध को जीता गया था। उससे पहले जो आक्रमण हुए थे उसमें आक्रमण तो हुआ था परंतु विजय हासिल नहीं हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप लोग ये देखेंगे और एक आप डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, कृपया इस डायग्राम को देख लीजिए पहले। तो सिंध पर
आक्रमण के इन लोगों के भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे, तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि बहुत बड़ा देश था भारत, तो अरबों के आक्रमण का एक कारण था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा बहुत बड़ा कारण था कि भारत की जो धन दौलत थी उसको ये लूटना चाहते थे। तीसरा एक कारण हम ये भी बता सकते हैं कि अरब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो अरबों ने साम्राज्य विस्तार के लिए, धन दौलत लूटने के लिए और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सीन क्या होता है, आप देखें तात्कालिक कारण अभी मैंने आपको बता दिया। इस तात्कालिक कारण को आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। तात्कालिक कारण क्या था कि अरबों के जहाज जो श्रीलंका से इराक जा रहे थे, उन्हें सिंध के राज्य देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था, जिससे खलीफा इराक के जो गवर्नर थे वो अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर से उन डाकुओं को दंडित करने के लिए कहा। मैंने आपको पूरा समझा दिया, उसी का हिस्सा है ये। अब इसके बाद का जो सीन है वो आपको यहाँ पर देखना। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, कृपया करके इसको देखिए, ये वाले हिस्से को। ये जो मैंने ब्लैक से किया है, एक्चुअली में ये सिंध राज्य था पूरा। और अगर आप ये मकरान वाला हिस्सा देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो मकरान तट हैं, ये भी सिंध राज्य का हिस्सा था, परंतु लगातार अरबों के आक्रमण की वजह से ये इस क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो चुका था। यानी यहाँ पर अरबों ने अपनी एक तरीके से टेरिटरी यहाँ पर स्थापित कर ली थी। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तब आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन होता है क्या, आप लोग बीच बीच में अननेसेसरी कमेंट कर देते हैं, पूरी बात आप ध्यान से नहीं सुनते, तो उस वजह से कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अब ये मोहम्मद बिन कासिम जब आया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अटैक किया। सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया, देवल। ठीक है, कहाँ पर अटैक किया, देवल। देवल के बाद वो धीरे धीरे जो है इस राज्य के आगे वाले हिस्सों पर अधिकार करता गया, और ये जो है अरोर जो कहते हैं, जो यहाँ की कैपिटल थी, और उसके बाद मुल्तान उसका अंतिम अभियान होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला आक्रमण था, प्रथम जो अभियान था, वो कहाँ था, वो देवल में था। और अंतिम जो आक्रमण था वो कहाँ पर था, अंतिम आक्रमण था आपका मुल्तान। कहते हैं कि मुल्तान से उसे इतना ज़्यादा धन मिला था कि उसने उस मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रखा था। तो अभी हम एक एक आक्रमण को देखेंगे, कृपया आप इस डायग्राम को देख लीजिए। अब जो है आप पूरा लेक्चर आपको आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे जो है अटैक हुए थे, कैसे कैसे घटनाएं हुई थी। तो आप लोग इस मैप को एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए किसी का कोई डाउट है तो बताइए, किसी का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। क्लियर है यहां तक सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज़ आप लोग देखिएगा किस तरीके से वॉर होता है, कृपया करके बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, देखिए तो इसके बाद घटनाक्रम क्या हुआ, जरा हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, मोहम्मद बिन कासिम कौन था। इसी ने जो है सबसे पहले सिंध विजय की थी, याद रखना, सबसे पहले देवर बंदरगाह को इसने जीता था। अब मैं आपको एक चार्ट में यहाँ पर जो अटैक हुए थे उनके बारे में आपको जो है थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, और आप ज़रा इनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया कि पहला जो अटैक है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कहाँ पर किया गया था, देवल पर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे की जो चीज़ है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये मैं आपको सिंध राज्य की स्थिति दिखा रहा हूँ, ये है देवल। पहला जो प्लेस है उसका नाम क्या है बच्चों, देवल। तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ हुआ था, देवल। देवल के बाद एक जगह थी जिसको बोलते थे न्यून, ये सब सिंध राज्य के प्लेसेस का नाम है। इसके बाद एक जगह थी जिसको बोलते थे सिविस्तान। इसके बाद एक जगह थी जिसको बोलते थे रावर, या राओर बोलते हैं या रावर बोलते हैं, यहाँ पर दाहिर मारा जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा एक आरोड ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद के बाद मिलेगा अरोर बोलते हैं। और लास्ट जो प्लेस होगा उसका आक्रमण का, उसे बोलते हैं मुल्तान। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं, ये पूरे इलाके को क्या मैं इस तरीके से सिंध नाम दे सकता हूँ,
क्योंकि हमें इसे समझना है। तो क्या आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको ये बना दिया, तो क्या मैं इसे सिंध नाम दे सकता हूँ ये पूरे को? ये कौन सा राज्य था बच्चों? सिंध राज्य। ये सिंध राज्य के प्लेसेस का नाम है, ये सिंध राज्य था जहाँ का राजा था दाहिर। अब अगर मैं इस हिस्से को इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं इसको पूर्वी सिंध बोल सकता हूं? ये पूर्वी सिंध का हिस्सा हो जाएगा, पूर्वी सिंध राज्य, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पश्चिमी सिंध राज्य। ठीक है। अब हमारा जो आक्रमणकारी है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अब इसकी स्टोरी आपको सुननी है मोहम्मद बिन कासिम की। ये रहा आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो किस जगह पर क्या हुआ, बस ये अगर आपने सुन लिया तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। फिर तो बस इसके प्रभाव आपको पढ़ने हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अगर आप ये याद रखोगे तो आपको पूरी स्टोरी बहुत प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगी। ये सारे जो हैं सिंध राज्य के प्लेसेस हैं, देवल, न्यून, सिविस्तान, रावर, ब्राह्मणाबाद, अरोर और मुल्तान। अरोर जो है वो सिंध राज्य की कैपिटल थी। ठीक है। अभी जरा ध्यान से सुनिएगा होता क्या है, एक एक प्लेसेस पर आपको पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो अरबों के जहाज़ों को लूटा गया था वो देवल बंदरगाह पर लूटा गया था, इसीलिए उसने अपने आकर जो है अपना पूरा गुस्सा देवल बंदरगाह पर निकाला। अब एक और चीज़ थी यहाँ पर जो आपको इस लेक्चर में बहुत ध्यान से सुननी है। एक्चुअली में जो इस सिंध राज्य का राजा था जिसका नाम दाहिर था, दाहिर एक जाति का ब्राह्मण था। दाहिर कौन था बच्चों? जाति से ब्राह्मण था। और इसके राज्य में कई सारे यहाँ पर बौद्ध लोग रहते थे और कई सारे डाकू रहते थे। और वो सारे जो लोग थे वो राजा दाहिर से खुश नहीं थे। यानी ये लोग चाहते थे जो दाहिर राजा है इसका शासन समाप्त हो जाए और ये सत्ता परिवर्तन चाहते थे। जैसे कि मान के चलिए वर्तमान में अगर आप देखेंगे जो वर्तमान गवर्नमेंट है उससे बहुत सारे लोग नाराज हैं, और अगर इलेक्शन आएंगे तो वो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के विपक्ष में वोट करेंगे, यानी दूसरी पार्टी को जिताना चाहेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम जब देवल बंदरगाह पर आता है तो उसके साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर जो बौद्ध और जो दूसरी जाति धर्म के लोग थे उन्होंने उसका सपोर्ट किया और बड़ी आसानी से उसने जो है देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर जो दाहिर की गलती है वो जरा क्या है, जरा ध्यान से सुनना। दाहिर जो कि इतने बड़े राज्य का राजा था जहां मुल्तान से लेकर देवल तक का अधिकार था, अगर दाहिर पूरी ताकत के साथ यही देवल बंदरगाह पर इससे भिड़ने के लिए आ जाता, इससे लड़ने के लिए आ जाता, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। मोहम्मद बिन कासिम हार कर लौट जाता और दाहिर जीत सकता था। परंतु जब इसका आक्रमण हुआ तो दाहिर ने यह पॉलिसी अपनाई कि इन पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर वो पीछे की तरफ भागता आया। मतलब उसने क्या सोचा कि मैं पूर्वी वाले क्षेत्र को कंट्रोल कर लूं। मतलब आप समझिए कि अगर आप पर कोई हमला करता है, आपके घर में कोई चोरी करने आता है, तो अगर आप उसे घुसने दोगे तो हो सकता है कि घुस जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी दुश्मन आपके अंदर। उसे हमेशा बॉर्डर पर रोकना चाहिए। तो यहाँ पर दाहिर थोड़ी गलती करता है। तो 712 में उसने सबसे पहले किसको जीता? देवल को। इसके बाद वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने न्यून पर अधिकार कर लिया। कहते हैं कि न्यून में जो बौद्ध लोग रहते थे उन्होंने आकर जो है यहाँ के जो बौद्ध थे, ध्यान देना इस प्रश्न पर, कभी एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ के बौद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम का वेलकम किया। तो मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही दूसरे शहर में पहुंचा जिसका नाम न्यून था, तो वहां पर उसको मालाएं पहनाई गई, उसका वेलकम किया गया, उस पर फूल फेंके गए। क्यों? क्योंकि वहां के जो ज्यादातर लोग थे बौद्ध थे और वो उस ब्राह्मण राजा से नाराज थे। ये धार्मिक जो टकराव था, आप समझ रहे हैं ना, ब्राह्मण और बौद्ध एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो बौद्धों ने उसका क्या किया? वेलकम किया। यानी न्यून में मोहम्मद बिन कासिम को बिना किसी प्रतिरोध के जो है आसानी से अधिकार उसको मिल गया। उसके बाद वो जो है न्यून से आगे बढ़ा, और न्यून से जब आगे बढ़ा तो सिविस्तान पर उसने अधिकार कर लिया। सिविस्तान में क्या था? जाटों का शासन था। और यहाँ पर क्या था? दाहिर का एक भाई था और उस भाई का नाम था वाजिरा या बाजरा कहते हैं। तो दाहिर का जो भाई था वो बाजरा यहाँ पर युद्ध में मारा जाता है। कौन मारा जाता है? दाहिर का जो भाई था वाजरा, वो युद्ध में मारा जाता है। उसने यहाँ पर युद्ध किया और सिविस्तान पर भी जो है मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। अभी देखिए मैं किसी का कमेंट नहीं देख रहा हूँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जो भी आपके डाउट हो, जितनी बार जो भी आपके डाउट हो लास्ट में पूछिएगा, क्योंकि मैं अभी आपके कमेंट नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं केवल पूरी बात समझा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? इसके बाद देखिए क्या होता है कि सिविस्तान के बाद जब जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर राजा दाहिर से उसका युद्ध होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दाहिर से कौन सा युद्ध हुआ था? तो रावर का युद्ध हुआ था।
रावर का युद्ध कब हुआ था? 712 एडी में। ये 712 एडी में, 712 ईस्वी में राजा दाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और दाहिर युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा जाता है। तो दाहिर की मृत्यु कहाँ पर होती है? रावर के युद्ध में होती है, याद रखिएगा। तो राजा दाहिर की मृत्यु कहाँ पर होती है? रावर के युद्ध में। और रावर का युद्ध कब लड़ा जाता है बच्चों? रावर का युद्ध लड़ा जाता है 712 ईस्वी में। तो 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में जो है राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो देखिए क्या होता है। जो ब्राह्मणावाद था, यहां पर राजा दाहिर का एक लड़का था जिसका नाम था जय सिंह। तो जय सिंह ने क्या किया, यहां पर जो है लड़ने का प्रयास किया, परंतु यहां पर जय सिंह सफल नहीं हुआ, जो राजा दाहिर का लड़का था, और ब्राह्मणावाद पर भी उसका अधिकार हो गया। तो ब्राह्मणावाद पर भी उसने अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने रावर पर अधिकार कर लिया, रावर उसकी राजधानी थी, और उसके बाद उसने मुल्तान को जीत लिया। तो इस प्रकार पूरे सिंध राज्य को मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार पूरे सिंध राज्य को जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अधिकार कर लिया गया। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो आपको याद रखना है कि राजा दाहिर की मृत्यु कहां पर हुई थी? रावर के युद्ध में। 712 ईस्वी में राजा दाहिर जो है युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। 712 ईस्वी में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलिए अब मुल्तान के बारे में याद रखिएगा। मुल्तान से कहते हैं कि दाहिर इसको मोहम्मद बिन कासिम को बहुत सारा पैसा मिला था, इसलिए उसने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रखा था। क्या रखा था? तो मुल्तान को उसने क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी नाम दिया था। बहुत सारा जो पैसा है उसको यहां से प्राप्त हुआ था। अभी क्लियर है क्या? आप लोग साउंड सुन पा रहे हैं? अभी क्लियर है क्या? अभी वीडियो क्लियर है क्या? अभी आवाज कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो इसमें से अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग पूछिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध अभियान है। पहला अभियान देवल का था, दूसरा नेऊन, तीसरा सिविस्तान, चौथा रावर, पांचवा ब्राह्मणाबाद, उसके बाद अरोर और मुल्तान। ये सारी चीजें आप लोग प्रॉपर वे में देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें 3 चीजें याद रखनी, 3 लोगों का नाम याद रखना है, कौन कहां युद्ध करता है। सिविस्तान में दाहिर का भाई वाजरा युद्ध करता है, मारा जाता है। रावर के युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु होती है और ब्राह्मणाबाद में जय सिंह जो दाहिर का लड़का था वो पराजित हो जाता है। ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे इसके आगे का सीन आपको समझाना है। ज्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्लास अटक रही है। अभी क्लास अटक रही तो मैं क्या कर सकता हूं? अभी तो इंटरनेट इशू, बारिश हो रही है कंटिन्यू, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होगी। क्या आपका इसमें से कोई सवाल है? प्लीज, क्या आपका इसमें से कोई सवाल है तो सवाल पूछिए। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा अभियान याद रखिएगा। देवल, नेऊन, सिविस्तान, रावर, ब्राह्मणाबाद, अरोर और मुल्तान। ठीक है। राजा दाहिर कहाँ युद्ध करते हुए मारे गए? रावर में 712 में। राजा दाहिर का भाई कहाँ मारा गया? सिविस्तान में वाजरा। और ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर के जो बेटे थे जय सिंह ने युद्ध किया था, परंतु वो भी पराजित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे का सीन थोड़ा सा और है, कृपया आप उसको भी सुन लीजिए। यहां पर देखिए, राजा जो दाहिर थे, दाहिर की मृत्यु के बाद उनकी 2 पत्नियां थीं। तो दाहिर की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी, एक पत्नी का नाम था, याद रखिएगा, रानबाई। क्या नाम था? रानबाई। रानबाई या रानी देवी भी बोलते हैं। और एक पत्नी का नाम था लाड़ देवी। क्या बोलते हैं? लाड़ देवी। ठीक है। तो 2 पत्नी थी। तो रानबाई जो थी यानी रानी देवी जो थी, उन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। और युद्ध में वो युद्ध करती हैं, युद्ध का नेतृत्व करती हैं, और बाद में वो भी जो है पराजित होती हैं और मारी जाती हैं। और लाड़ देवी जो थी, याद रखिएगा, इन्होंने जौहर कर लिया था। किसने जौहर कर लिया था?
लाड़ देवी ने जौहर कर लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्लास इतनी अटक रही है। सॉरी, रानबाई ने जौहर कर लिया था, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, याद रखिएगा। रानबाई जो थी उन्होंने जौहर कर लिया था, लाड़बाई ने युद्ध किया था। आप तो बस रानबाई का नाम याद रखिएगा। तो ये पूरा घटनाक्रम है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले देवल विजय होती है, फिर न्यून विजय होती है, न्यून के बाद जो है सिविस्तान विजय होती है, उसके बाद राउर विजय होती है, और राउर विजय के बाद जो आता है ब्राह्मणाबाद, ब्राह्मणाबाद के बाद मुल्तान, और मुल्तान को जो है स्वर्ण नगरी नाम दिया गया था। ये आपको याद रखना है। देखो लास्ट चीज सुन लो, अभी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि मुल्तान का नाम उसने क्या रखा था, स्वर्ण नगरी रखा था। क्यों? क्योंकि इस अभियान में उसे अत्यधिक पैसा प्राप्त हुआ था। तो अगर आपसे कल के दिन पूछा जाए कि किस अभियान में सबसे ज्यादा धन जो है उसको प्राप्त हुआ था, तो वो मुल्तान था। अब एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि ब्राह्मणाबाद में जब दाहिर के बेटे जयसिंह ने उससे युद्ध किया था, जिसमें जयसिंह भाग गया था और कासिम ने दाहिर की 2 पुत्रियों को, सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया था। तो ये जो सूर्य देवी और परमल देवी थी, ये राजा दाहिर की बेटी थी, जिन्हें जो है उसने बंदी बना लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसकी मृत्यु का कारण भी ये दोनों लड़कियां बनती हैं। उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, और उसके बाद जो है ये मेन अभियान समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जयसिंह पराजित हुआ और जो है भाग गया था, और राजा दाहिर की जो लड़कियां थी सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया गया। अब सूर्य देवी और परमल देवी का क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, कि 3 दिन तक इन दोनों लड़कियों को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पास रखा, अपने हरम में रखा, और एक तरीके से उनका कौमार्य भंग कर दिया, यानी उनका एक तरीके से उनके साथ रहा वो 3 दिन तक। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों लड़कियों को खलीफा के पास भेज देता है। अब जब ये दोनों लड़कियां खलीफा के पास जाती हैं, तो ये दोनों लड़कियां जो है खलीफा के कान भर देती हैं, और जैसे ही खलीफा इनके चेहरे को देखता है, इनको जैसे ही उसने सूर्य देवी को देखा, तो वो देखकर बहुत शॉक्ड हो गया कि इतनी खूबसूरत थी सूर्य देवी। लेकिन जैसे ही सूर्य देवी को उसने हाथ लगाना चाहा, तो सूर्य देवी जो है दूर हट जाती हैं और कहती हैं कि माफ़ कीजिएगा बादशाह, मैं आपके लायक नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले 3 दिन तक मुझे मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पास रखा था। तो जब सूर्य देवी ने यह जवाब दिया कि मतलब जो ये दोनों लड़कियां जो हैं खलीफा के पास भेजी गई हैं, ऑलरेडी वो मोहम्मद बिन कासिम के शिविर में 3 दिन रह चुकी थी, इस बात से खलीफा नाराज हो गया, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने खलीफा के कान भर दिए, और खलीफा के द्वारा ये आदेश दिया गया कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है बांध कर जो है वहाँ ला जाए, उसके शहर में लाया जाए। और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को जो है बांध कर जो है ले जाया जाता है, और बाद में जो है 715 में इराक के मोसूल शहर में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम की जो हत्या है वो इराक के मोसूल शहर में हुई थी, और उसकी हत्या के पीछे जिनका रोल था वो थी सूर्य देवी और परमल देवी। तो सूर्य देवी और परमल देवी ने जो है खलीफा को भड़का दिया था, और खलीफा ने अपने एक योग्य सेनानायक की जो है हत्या करवा दी। तो इस प्रकार जो है इराक के मोसूल शहर में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, सूर्य देवी और परमल देवी ने खलीफा को भड़का दिया, और उसी की वजह से जो है इराक उसको पकड़ कर लाया गया, बांध कर लाया गया मोहम्मद बिन कासिम को, क्योंकि खलीफा के आदेश को टालने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, और फिर इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की जो है हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद जो चीज़ आपको याद रखनी जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद का घटनाक्रम क्या है। इसके बाद का घटनाक्रम में आप पढ़ेंगे कि सिंध विजय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बस ये हमको 10 से 15 मिनट देखना है, और आप प्लीज़ अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि अंकित पूछ रहे हैं जौहर क्या होता है। देखिए, जौहर का मतलब क्या होता है कि जब कभी पति की मृत्यु हो जाती थी युद्ध में, तो जो पत्नियां हैं वो अपने आप को जो है क्या कर लेती, जौहर कर लेती, यानी अग्नि में स्नान कर लेती थी, अपने आप का एक तरीके से अग्नि में कूद कर जो है अपने आप के प्राण उत्सर्ग कर देती थी। ठीक है, अग्नि में क्या कर लेती थी, अग्नि में आत्मदाह कर लेती थी। किससे बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए अग्नि में आत्मदाह कर लेती थी। इसे कहते थे क्या, जौहर। यानी युद्ध में पति की मृत्यु के बाद जब
पत्नियां यानी जो महिलाएं होती थी उन पर दुश्मन आक्रमण करते थे तो वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए अग्नि में कूद कर आत्मदाह कर लेती थी। इस प्रथा को जौहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जौहर, यानी अपने सतीत्व को बचाने के लिए जौहर किया जाता था। जी, भारतीय इतिहास में पहला जौहर का जो साक्ष्य वो यहीं पर मिलता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, भारतीय इतिहास में जौहर का जो पहला साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए कहाँ मिलता है तो आप बताएंगे कि वो था राजा दाहिर की जो पत्नी थी रानबाई के द्वारा किया गया था। इससे पहले कभी भी इतिहास में जौहर नहीं हुआ था, क्योंकि ये मुस्लिम आक्रमणकारियों का पहला आक्रमण था और इसके बाद ये जौहर आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने ये सभी, आप लोगों का कोई डाउट हो तो कृपया करके पूछ लीजिए यहाँ पर। अब सिंध आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर आप लोगों के डाउट लेकर क्लास को विराम दूंगा। देखिए, भारत पर सिंध विजय का क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहली चीज कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, यानी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, ये सबसे बड़ा एक परिवर्तन था। दूसरी चीज थी कि अरबों ने सिंध क्षेत्र में खजूर की खेती की और ये ऊंटों की सेना लेकर आए थे, तो ऊंट पालना प्रारंभ किया और इस प्रकार भारत में ऊंट पालन प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब घर से निकला था सेना लेकर तो उसके साथ 6000 घोड़ों की सेना थी और 6000 ऊंटों की सेना थी और साथ में कई बड़ी मशीनें थीं जो पत्थर फेंकती थीं। 6000 ऊंट लेकर मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो सिंध क्षेत्र में ऊंट पालन प्रारंभ हुआ, खजूर की खेती हुई जो पहले अरब में होती थी। इसके अलावा अरबों ने सिंध क्षेत्र में अपना एक सिक्का चलाया जिसे कहते हैं दिरहम। तो दिरहम नामक सिक्का जो है भारत में चलने लगा, जो कि अरबों द्वारा भारत में चलाया गया था। सिंध क्षेत्र में ही सर्वप्रथम देवल में मोहम्मद बिन कासिम ने जो एक टैक्स लगाया था, जो भारत में पहली बार लगाया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जजिया कर। तो भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस जगह पर लगाया गया? सिंध। और सिंध के किस क्षेत्र में लगाया गया था? सबसे पहले जजिया लगाया गया था देवल बंदरगाह पर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, 712 AD में। तो आपने ये कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे पहले जजिया कब और कहां और किसने लगाया था। तो जजिया कर लगाया गया था कहां पर? सिंध के देवल बंदरगाह पर। ये जजिया क्या था कि देखिए, जब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया तो उसने जो नॉन मुस्लिम लोग थे, यानी जो हिंदू और जो दूसरे धर्म के जो लोग थे जो मुस्लिम नहीं थे, उनसे उनकी सुरक्षा के बदले, यानी अगर वो इस राज्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उनको ये टैक्स देना पड़ेगा, जिसे जजिया कहा जाता था। तो ये टैक्स था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने क्या किया? भारतीय विद्वानों को अपने यहाँ संरक्षण दिया और ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं को से ज्योतिष जो है, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि का जो है शिक्षा ग्रहण की और इस ज्ञान का जो विस्तार है वो यूरोप में हुआ। आपने सुना होगा पूरब और पश्चिम नाम की एक मूवी है, उस मूवी में एक गाना है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। अर्थात ये है कि गणित का ज्ञान, जीरो का ज्ञान और दशमलव पद्धति का जो ज्ञान है वो हमसे जो है किसने सीखा था? अरबों ने सीखा था। तो भारत से शून्य और दशमलव पद्धति का ज्ञान अरबों ने सीखा और अरबों ने इस ज्ञान को हमसे सीखकर पूरे अरब जगत में फैला दिया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अरबों का जो अधिकार है वो यूरोप के भागों तक था। तो इस प्रकार भारत से जीरो का जो ज्ञान है, भारत से जो दशमलव पद्धति का ज्ञान है वो अरबों ने सीखा और अरबों ने इस ज्ञान को कहाँ फैला दिया? पूरे यूरोप में फैला दिया। तभी तो पूरब और पश्चिम मूवी में मनोज कुमार ने कहा है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो जीरो का ज्ञान, दशमलव का ज्ञान, गणित का ज्ञान भारतीयों के द्वारा किसको मिला? अरबों को मिला और अरबों ने इस ज्ञान को यूरोप तक फैला दिया और इस प्रकार यूरोप में जो है गणित का प्रसार होता है। पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, चरक संहिता, ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत, और खंडखाड्य है, ठीक है, का जो अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और यह अनुवाद किया था अल फजारी ने। किसने किया था? अल फजारी नामक जो एक विद्वान थे, उन्होंने इसका जो है भारतीय जो पुस्तकें थी उनको जो है फारसी अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया था। यानी जो भारतीय संस्कृत की पुस्तक थी पंचतंत्र, चरक संहिता और ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तक थी ब्रह्म सिद्धांत, जो कि ज्योतिष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इन पुस्तकों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे एक आध और आपको देखिए, एक चचनामा को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। देखिए ल्यूसेंट अगर आप पढ़ेंगे और कहीं पर आप पढ़ेंगे तो इसके जो राइटर हैं, मैंने भी अपने नोट्स में अली अहमद का नाम लिखवा रखा है, अली अहमद, और ज़्यादातर इन्हीं को पूछा जाता है। लेकिन एक और राइटर मिलते हैं। देखिए चचनामा क्या है, एक पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पुस्तक मूल रूप से एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई थी। लेकिन इस पुस्तक का जो मूल लेखक है वो ज्ञात नहीं है। अब बाद में इसका जो अनुवाद है, जब सिंध में एक नासरुद्दीन कुबाचा का शासन था, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये उसका गुलाम था, ये गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। और जब गौरी ने इसे जो है सिंध का शासन दिया था, कहाँ पर? सिंध का शासन दिया था नासरुद्दीन कुबाचा को, तो उसके समय एक विद्वान थे जिनका नाम था अबू बकर कूफी। इनके द्वारा इसको फारसी में ट्रांसलेट किया गया था, जिसका नाम चचनामा है। तो अबू बकर कूफी जो हैं, उन्होंने इसे फारसी में ट्रांसलेट किया था। और इस पुस्तक से जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया कि वहाँ के राजा का नाम दाहिर था, वहाँ पर हमला ऐसे किया गया था, ये सारी जानकारी, ये सारी कहानी इस पुस्तक में है, जिसका नाम है चचनामा। तो अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? चचनामा से मिलती है, जो मूल रूप से आप बता सकते हो अली अहमद, इसके राइटर बहुत सारी जगहों पर दिए जाते हैं, और इसको फारसी में ट्रांसलेट किया था अबू बकर कूफी ने। ठीक है। जजिया कर एक सिक्योरिटी का कर होता था, आपको देना होता था। आप याद रखिएगा, अगर आप किसी मुस्लिम राज्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको वो टैक्स देना होता था, आपके सिक्योरिटी के लिए होता था। अभी देखिए ये जो क्लास है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो क्लास है इसका जो टॉपिक था आज का ये समाप्त हो चुका है। अगर अब आप लोगों का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी, अरबों का आक्रमण किस तरीके से हुआ, अरबों के आक्रमण का कारण था, अरबों के आक्रमण का प्रभाव क्या रहा, और मोहम्मद बिन कासिम के अभियान क्या थे। तो सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में बता दी। अगर अभी किसी का सवाल है तो प्लीज़ आप कुछ पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये टॉपिक खत्म हो गया। देखिए जो इस बार जो चचनामा से प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि चचनामा के अनुसार सिंध की राजधानी क्या थी। तो चचनामा के अनुसार सिंध की राजधानी का नाम था अरोर। अरोर कहते थे, जो राओर के बाद स्थित थी। तो सिंध की राजधानी का नाम क्या था? अरोर था, जो कि चचनामा में भी दिया है कि राजा दाहिर की राजधानी अरोर थी। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं पूरी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना सिस्टमेटिक वे में तो डेली 5 बजे क्लास रहेगी। आप सभी का स्वागत है जी। योर एग्जाम्स आर थी, जजिया नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। नॉन मुस्लिम का मतलब है केवल मुसलमानों को छोड़कर जितने भी लोग होते थे, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो हिंदू हों, सभी से लिया जाता था। चलिए, तो आप सब लोगों ने ये लिख लिया। प्लस पर पढ़ाऊंगा, अभी ये प्रीलिम्स के लिए है। प्लस पर नेक्स्ट मंथ मेरी क्लास आ रही है, अगस्त में मेरी क्लास आएगी मिडिवल हिस्ट्री के लिए, तो प्लस पर भी आपको पढ़ाऊंगा। प्लस पर अगस्त में, सितंबर में मिडिवल और मॉडर्न दोनों करवाए जाएंगे, और अभी एंशिएंट चल रहा है। तो प्लस पर तो आपको मेंस के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप ये जो क्लासेज हैं वो आप थ्योरी के तौर पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। मेरी तरफ से टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। तो आक्रमण के कारण मैंने आपको बताए, ठीक है, 3 कारण ये बताए। तात्कालिक कारण आपको बता दिया क्या था। आक्रमण के बाद उसका अभियान किस तरीके से हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का, ये पूरा अभियान आपको समझा दिया। और इस अभियान के बाद प्रभाव क्या रहा, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। यदि आप MBPSC और व्यापम की तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर MBPSC एग्ज़ाम की, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लास लेंगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरी क्लासेज चल रही हैं वीकली, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेज चलती हैं, जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। फ्री लाइव क्विज होते हैं जिसमें 20,000 से ज़्यादा MCQs करवाए जाते हैं। वीकली मॉक टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जिनसे आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। MBPSC T20 सीरीज चल रही है, जिसमें पर डे आप 20 मिनट में 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एवरीडे सीख सकते हैं 8 बजे, और इनका एनालिसिस किया जाएगा MP के टॉप एजुकेटर द्वारा 8:30 पर। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, MPG के ब्रह्मा सीरीज चल रही है, वीकली रिवीजन सीरीज है अंशुल तिवारी सर के साथ। इसका एनालिसिस टेस्ट होता है 8 बजे डेली होता है, और इसका एनालिसिस किया जाता है 8:30 पर। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं।
अब कैसे आप जो है अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस देख सकते हैं और पेड क्लासेस। तो देखिए फ्री क्लास देखने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एमपीपीएससी एवं व्यापम। जैसे ही आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ पर आपको एक रेफरल कोड डालना होगा हरी10। जैसे ही आप हरी10 रेफरल कोड यूज़ करेंगे, इस रेफरल कोड के द्वारा आप जो है मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। मेरी 2 क्लासेस अभी अनअकैडमी पर चल रही हैं, स्पेशल क्लासेस, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें एक में मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है, आप अपने फेवरेट टीचर से लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं, प्रॉपर लर्निंग आपको मिलेगी, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच कोर्सेज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा आपको, हर तीसरी क्लास एक डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, पोल कमेंट्स एंड क्विज होते हैं, अनलिमिटेड जो है आपको एक्सेस कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं, वीडियोस ऑफलाइन मिलेंगे, पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेंगे,